अगले चुनाव में तो संभावना यही है कि यही सरकार वापस आएगी। तो वो एक एक्सक्यूज नहीं बन सकता स्ट्रॉन्ग रिफॉर्म को पेश नहीं करने के लिए। अगर भारत को देखा जाए तो वी आर नंबर 1 इन द वर्ल्ड पॉपुलेशन। हमारी संख्या सबसे ज्यादा है और हमारा एवरेज एज जो है वो 28 इयर्स है जी। तो अगर हम इंसेंटिव देखें तो सीड फंडिंग का जो मुद्दा आता है, द टैक्स रिफॉर्म्स अराउंड सीड फंडिंग, उसमें हमें काफी एक्सपेक्टेशंस है जी। और अगर एक आज हम डिजिटल एज में हैं तो डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर अगर एक साथ आ जाए तो दे कैन बी मेनी ग्लोबल कंपनीज जो भारत से पूरी दुनिया को एक ग्लोबल कंपनी बना सकती है। तो वी आर लुकिंग एट रिफॉर्म्स जो सिंपल हैं, जो हमको टैक्स इंसेंटिव देती हैं और जो रिफॉर्म आता है बोथ ऑफ लेबर रिफॉर्म एज वेल। बिल्कुल यशस्वी जी, ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि ये स्टार्टअप्स का जो शेयर है ये किस तरह से बिहेव कर रहा है? देखिए, ले ऑफ की बात तो अभी बहुत चल रही है जी, है ना। तो अगर आप बड़ी से बड़ी कंपनी भी देखें और पहले माना जाता था कि ये कंपनी से हम रिटायर हो सकते हैं, वो जमाना तो अभी गया। तो अभी जो ले ऑफ का वातावरण है और हमारा इंटरनल इंडिया का कंजम्पशन डिमांड जो है वो काफी हाई है। तो आज के युवा के लिए ये जरूरी नहीं है कि उसको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए तो वो नौकरी ही करे। तो वातावरण ये है कि आई कैन बिकम एन एंटरप्रेन्योर। अगर मुझ में कुछ टैलेंट है और एक आइडिया है, मैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज एक बिजनेस खोल सकती हूँ। तो देयर इज अ वेरी हाई कॉन्फिडेंस। जो सपोर्ट चाहिए वो हमको फंडिंग के क्षेत्र में सपोर्ट चाहिए। इट कैन बी अवेयरनेस। बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि गवर्नमेंट स्कीम्स क्या है जी। और अगर है भी तो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। तो वो इट लूजेस द पर्पस ऑफ व्हाई इट हैज बीन देयर इन द फर्स्ट प्लेस। तो हमको सिंप्लिसिटी चाहिए, हमको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स चाहिए और हमें इंक्यूबेशन सेंटर्स जो अभी खुल रहे हैं विद द गवर्नमेंट सपोर्ट उसको जरा तेजी से और बढ़ाना। बिल्कुल, जैसे कि आपने यशस्वी जी अभी कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की आपने, ऐसे में इसको इम्प्रूव बजट के द्वारा कैसे किया जा सकता है वाया बजट? देखिए, गाइडलाइंस के हिसाब से अगर मैं एक बिजनेस चाहे कौन सा भी देश हो, चाहे सिंगापुर ले लीजिए या दुबई ले लीजिए, अगर मुझे एक बिजनेस रजिस्टर करना है तो 1 घंटे 2 घंटे में हो जाता है जी। कहीं कहीं इकोनॉमीज हैं जो मतलब इमीडिएट एंड रियल टाइम हो जाता है। हमारा गाइडलाइंस इतना लंबा है कि एक रजिस्टर करने के लिए कॉम्प्लेक्सिटी हो जाता है। तो बहुत लोग जो है इससे देखिए, सब लोग सरकारी प्रोसेस से वाकिफ नहीं होते जी। तो और ये डिजिटल का जमाना है। तो अगर हम गाइडलाइंस ऑनलाइन पब्लिश करें, सिंपल करें रजिस्टर करने के लिए, वो एक हमको बहुत जरूरी है। दूसरा ये है कि अगर हम महिला उद्योग की बात करें तो व्हाट आर द रिफॉर्म्स दैट वीमेन कैन हैव इन एडिशन टू द नॉर्मल सिस्टम, वो दूसरी बात बन जाती है। तीसरी बात ये है कि एम्प्लॉयमेंट। अगर हम आज एक कंपनी को वी हैव टू बी कंप्लायंट। अगर आप प्राइवेट कंपनी मान लीजिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इफ वी हैव टू बी कंप्लायंट वी हैव टू अडहियर टू अबाउट 40-45 एक्ट्स टुडे इन इंडिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रैक्टिकल नजर से देखें तो एक पैशन की जरूरत है, बट आई थिंक द सिस्टम्स को अभी थोड़ा और इजी होना है। बिल्कुल इजी होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा यशस्वी जी आपने। लगातार स्टार्टअप्स हो रहे हैं, ऐसे में अगर स्टार्टअप सीड फंड एलोकेशन की जो स्कीम लाई गई थी, बात की गई थी उसकी, अगर उसको देखा जाए तो उस पर फिर इस चीज को लेके क्या कुछ संभावनाएं दिख रही हैं? जी, मेरा मानना ये है कि सीड फंडिंग का जो देखे वैल्यूएशन, देखिए स्टार्टअप जो है वो वैल्यूएशन पे अपना वेल्थ जनरेट करते हैं। क्योंकि मैं स्टार्टअप हूँ तो मेरे जो रेवेन्यू जो है वो फर्स्ट मंथ से तो आ नहीं सकते। तो एक आइडिया के भरोसे के ऊपर पैसा डाला जाता है। तो द होल स्टार्टअप वर्क ऑन अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड वैल्यूएशन। अगर उसमें अगर आप टैक्स देखें
तो उसमें मुझे लगता है कि देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड टैक्स बेनिफिट हमें चाहिए ऑन फंडिंग एंड रियलाइजेशन ऑफ द वैल्यूएशन। बिल्कुल यशस्वी जी, एक सवाल इसको लेकर और है कि जिस तरह से ये जो स्टार्टअप के लिंकेजेस होते हैं, इन्हें बढ़ावा देने के लिए इकोसिस्टम को और बेहतर किया जा सकता है। बजट की बात की जाए तो बजट के थ्रू इसे और कैसे बढ़ाया जा सकता है, जिससे कि छोटे बजट बड़ी कंपनियों के साथ जब लिंकेजेस करें तो और ज्यादा इनको आगे बढ़ावा मिले। टैक्स कम करना चाहिए, अगर सिंपल बात में बोले तो टैक्स कम करना चाहिए, क्योंकि वैल्यूएशन ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आपके हाथ में आज पैसा नहीं है, पर आपका कंपनी जो है, हम बोलते हैं इसमें से वैल्यू होता है। तो मान लीजिए एक सिंपल सा उदाहरण दे दो, जैसे शेयर ट्रांसफर हो, तो अगर हम शेयर ट्रांसफर करते हैं तो वो जो वैल्यूएशन का अमाउंट है उस पर टैक्स भरना पड़ता है। तो द डिफरेंस बिटवीन कैश एंड वैल्यू और वैल्यूएशन वो काफी ज्यादा है। तो मेरे हिसाब से टैक्स कम होना चाहिए। कोई सेक्टर्स में जैसे R&D देख लीजिए, या ग्रीन टेक्नोलॉजी मान लीजिए, या मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इन स्पेसिफिक एरियाज, इनके लिए जीरो टैक्स। जैसे IT हमारे देश में कैसा पैदा होगा, वी गॉट अ टैक्स हॉलीडे फॉर 10 years। द गवर्नमेंट वाज वेरी क्लियर कि 10 साल के लिए टैक्स हॉलीडे देंगे ये सेक्टर्स को। तो मेरी आस ये है कि जो अभी है, आज डिजिटल एज जो है, फिर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात कर रहे हैं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, वो कौन से सेक्टर्स हैं, चाहे वो स्टार्टअप हो या इमर्जिंग सेक्टर्स हो, जिसको हम टैक्स हॉलीडे मिलते हैं जी, वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट सेक्टर्स आगे जाके बहुत जॉब क्रिएट करेंगी हमारी युवा के। बिल्कुल यशस्वी जी, जैसे कि तो निश्चित रूप से मैं देखना चाहूंगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय कर्जा बढ़ा हुआ है उस पर कितना पाटा इन्होंने, कितना कम करने का प्रयास कर रहे हैं। फिर बहुत समस्याएं हैं, उद्योग नहीं लग रहे हैं, चंद घरानों को ही सारी सुविधा दी जा रही है, बाकी लोग इंतजार कर रहे हैं। तो ये सब मिलाकर अगर आप देखें तो ये प्रतीक्षा, महंगाई, बेरोजगारी, अंतर्राष्ट्रीय कर्जा, आखिरी सवाल सर, हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया, राहुल गांधी कह रहे हैं ईडी हो, सीबीआई हो। तो कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए थे और इसी को लेकर बात की जा रही थी, जिस तरह से उद्योग नहीं लग पा रहे हैं, तमाम तरीके की जो प्रतिक्रिया उनकी तरफ से आ रही थी, और बातचीत ज्यादा फोकस महंगाई, बेरोजगारी और अंतर्राष्ट्रीय कर्जा जिस तरह से बढ़ रहा है उसी पर था। कांग्रेस पार्टी के प्रमोद तिवारी जो नेता थे, उनका ये कहना था। यशस्वी जी, जिस तरह से बड़े शहरों की बात की जाए तो स्टार्टअप्स करने में बहुत लोगों को ईज रहता है, ईज ऑफ डूइंग जो कहते हैं, वो काफी ईजी रहता है उनके लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह से तैयार किया गया है कि वो उस तक बहुत जल्द से जल्द पहुंच जाते हैं और कई स्टार्टअप्स हम देखते हैं कि बेहतर तरीके से चल पाते हैं। लेकिन यही बात अगर हम छोटे शहरों के लिए करें तो इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार को और क्या कुछ ज्यादा कदम उठाने की जरूरत है? इस बजट के जरिए क्या कुछ और बेहतर किया जा सकता है जिससे छोटे शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो और साथ ही साथ स्टार्टअप्स को और ज्यादा बढ़ावा मिल सके? देखिए, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करें, हमारा जो अगला ग्रोथ है, चाहे वो कोई भी प्रधानमंत्री हो, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ ग्लोबली स्ट्रॉन्ग है। तो हमको बहुत मेहनत करना पड़ेगा कुछ गड़बड़ करने के लिए जी। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो है वो ऑलरेडी पॉजिटिव आउटलुक है कुछ हमारा। अगर आप सेमी अर्बन देखें एंड फिर रूरल इंडिया देखें, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो 3 मायने पे आता है। एक जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी आप देख लें, फिजिकल कनेक्टिविटी ऑफ दोज प्लेसेस। 2 इज एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस बने हैं, यूनिवर्सिटीज बने हैं। अगर कोई बिजनेस यही चाहेगा कि वो जहाँ से भी अपना बिजनेस करे जी और नौकरियां दे, द पूल हैज टू बी टैलेंटेड। तो अगर मैं सेमी अर्बन या रूरल इंडिया में अगर आज जाके एक बिजनेस शुरू करती हूँ तो आई नीड अवेलेबिलिटी ऑफ टैलेंट, स्किल्ड वर्कफोर्स इसको बोलते हैं। तो काफी सारे रिफॉर्म्स जो हैं वो हमें एजुकेशन सेक्टर में भी चाहिए, क्योंकि रेडीमेड टैलेंट हमको मिलता नहीं है। बिल्कुल। तो उनको कॉलेज ग्रेजुएशन के बाद अगर हम बिजनेस को ही उनको ट्रेन करके अपस्किल करना पड़ेगा तो थोड़ा मुश्किल पड़ता है। द थर्ड इज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर।
तो कनेक्टिविटी, फिजिकल कनेक्टिविटी, रोड्स हैं, वो सारी बातें हैं, तो देयर इज एक्सेस, बट डिजिटल कनेक्टिविटी, पेनिट्रेशन ऑफ इंटरनेट सर्विसेज अक्रॉस, ये 3 इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तीनों पे चर्चा होनी चाहिए। इंसेंटिव, चाहे आप रिफॉर्म्स ना डालें, बट ये इमर्जिंग सेक्टर है, तो इंसेंटिव होना चाहिए। और ये एक आइसोलेशन में नहीं देख सकते, अगर आपको रियली होलिस्टिक डेवलपमेंट जो बोलते हैं, ये तीनों को मद्देनजर रखते हुए वी हैव टू टेक ऑल दीज 3 टुगेदर, अगर हम डेवलपमेंट की बात करें। बिल्कुल। यशस्वी जी, आपसे एक सवाल इस बात को लेकर भी हम पूछना चाहेंगे कि ये जो बजट है, ये आम आदमी के लिए इतना, नॉट एबल टू हियर यू, आवाज आ रही है? हाँ, यशस्वी जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी, सवाल इस बात को लेकर यशस्वी जी कि ये जो बजट है, ये आम आदमी के लिए कितना जरूरी है, और जरूरी है तो इसका सीधा असर उस पर कैसे पड़ता है? देखिए, एक्सपीरियंस से हम बता रहे हैं कि जब भी बजट आता है तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीब्यूशन जो आज जाता है सरकार को, इट इज फ्रॉम द एम्प्लॉयड क्लास। बिल्कुल। तो अगर जो एक कैटेगरी है हमारे सिटीजन्स का जो सबसे ज्यादा टैक्स भरता है और ईमानदारी से भरता है, दैट इज द वर्किंग क्लास ऑफ द कंट्री। बिल्कुल, राइट। तो एक्सपेक्टेशन यही होगी कि हमारे टैक्स लायबिलिटीज जो है वो कम हो, ताकि स्पेंडिंग पावर जो है घर में वो ज्यादा हो। तो इफ आई हैव मोर कैश एट होम, मैं उसको शायद मैं मूवी देखने जाऊंगी या टीवी खरीदूंगी या बच्चों को पिकनिक पे लेके जाऊंगी। तो रिफॉर्म्स हैव टू बी सच कि रिड्यूस करने से आई हैव मोर मनी इन माय हैंड्स। मैं देखूं तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमारे देश में है, तो मुझे नहीं लगता है कि आप जिस तरीके से भी देखें, ये बजट छोटी होनी चाहिए, ये बजट एक बोल्ड बजट होना चाहिए। अभी 11 बजे क्या होता है हम सुनेंगे, पर मैं नहीं मानती कि ये कोई एक कंजर्वेटिव बजट होना चाहिए, कोई हमको रिस्क नहीं लेना चाहिए। क्यों? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो है, तो अगर हम अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? तो मेरी मान्यता ये तो है ही नहीं कि ये छोटा बजट होगा। क्या मध्यम वर्ग परिवार जो सबसे ज्यादा टैक्स पे करता है, उसके लिए थोड़ी सी राहत दी गई कि नहीं दी गई? ये कुछ ही वक्त में 15 से 20 मिनट में हम आपके सामने लेकर आएंगे कि क्या कुछ बजट में पेश किया गया। छोटा बजट है लेकिन कई तरीके की और बड़ी उम्मीदें की जा रही है। यशस्वी जी, आप अपनी बात को पूरा कीजिए। देखिए, आप छोटी बजट तो मत बोलिए, मैं आपकी ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन काफी हाई है और सरकार की ड्यूटी बन जाती है टू डिलीवर ऑन सिटीजन एक्सपेक्टेशन। तो इंटरिम हो सकता है, लेकिन छोटी तो देखना पड़ेगा। सैलरीड एम्प्लॉयज के बारे में बात करें तो सिंपल है, दीज आर पीपल विद सिंपल एस्पिरेशन, सिंपल ड्रीम्स। उनको स्टेबिलिटी चाहिए, उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छी नौकरी मिले, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं सोचते हैं। तो जैसे हमने अभी सुना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है वो तीनों तरफ से होनी चाहिए, जो एक आम आदमी को बहुत सुकून पहुंचाएगी। एक है एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक है टेक्नोलॉजी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, और एक है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्कुल, ये तीनों में बहुत इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव चाहिए। बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि मध्यम वर्ग के परिवार को इस बार ज्यादा उम्मीदें हैं और चाह भी रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से सरकार इस पर ध्यान दे, और जरूरत है कि इस पर कुछ अच्छी स्कीम और पॉलिसीज लेकर आए। हमारे साथ अमन अग्रवाल जी भी हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, जो हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है अमन जी आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले सर, आपसे यही जानना चाहेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर क्या कुछ पॉलिसीज हैं और क्या कुछ संभावनाएं इस बजट को अगर देखा जाए तो आने वाले वक्त में आपको दिखाई दे रही हैं? देखिए, मेरे विचार में जो बजट है, जैसे पहले भी जब इन्होंने इंटरिम बजट दिया था 4 साल पहले, तो उस समय भी जो है हमने देखा कि बजट पूरी तरीके से पूर्ण बना के रखा था। ठीक है, ये कहने के लिए इंटरिम होता है, पर पूरा ही खाका इन्होंने बना के दिया था और उसको ही एक्सटेंशन किया था जब ये वापस पावर में आए थे। पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है, सोशल वेलफेयर स्कीम को लेके जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट है, उसमें आप देखेंगे खर्चे जरूर दिखाई देंगे, चाहे वो
डिजिटल प्लेटफॉर्म के बेसिस पे हो, चाहे रोड रेलवे के बेसिस पे हो, हॉस्पिटल्स हो, स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, इन सबको देखते हुए वो लोग उसको तवज्जो देंगे। महिलाओं के लिए जो है सुविधाएं क्रिएट करने की बात हो, उनको भी देख के हमें देखने को मिलेगा कि फैसिलिटीज होंगी। साथ ही साथ जो नए रास्ते इन्होंने खोले हैं, जैसे वाटरवेज के लिए बनाने की कोशिश करी है, रेलवेज के लिए जो बढ़ोतरी करने की कोशिश की है, इसके से एयरवेज के लिए और अभी इन्होंने काफी सारे टर्मिनल्स खोले हैं जो टूरिज्म को बढ़ावा दें और जो हेल्थ केयर और यूथ को एम्प्लॉयमेंट दे, उन सेक्टर्स में मेरे विचार में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जहाँ तक आपने भी कुछ देर पहले टैक्सेस की बात करी, देखिए इस सरकार का रुझान रहा है टैक्सेस को ना छेड़ने का, और मेरे विचार में इस बार भी वो छेड़ेंगे नहीं, जबकि इलेक्शन ड्यू है। पर जो मेरे को नजर आ रहा है, एक सैलरी रिडक्शन जरूर जो है वो बढ़ाई जा सकती है, और उससे थोड़ा बहुत एक सैलरी क्लास को थोड़ा रिलीफ मिलता है। दूसरा जो वो बढ़ाएंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि जैसे कोरोना काल में देखा गया हेल्थ केयर के ऊपर बहुत एक्सपेंडिचर हुआ और काफी लोगों ने अब इंश्योरेंस पॉलिसी जो लोग पहले नहीं लेते थे अब उन्होंने लेनी शुरू कर दी है। तो उसके माध्यम में भी वो जो हेल्थ केयर की तरफ जो एक लिमिटेड रिलीफ देते थे वो उसको भी मेरे विचार में हो सकता है डबल कर दिया जाए इस बार, क्योंकि जो इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं अब वो काफी उनके प्रीमियम बहुत बढ़ते जा रहे हैं कोरोना काल के बाद से। पहले इतने जल्दी नहीं बढ़ते थे, अब बहुत बढ़ गए हैं, तो उसको देखते हुए वहाँ पे भी एक रिलीफ देखने को मिल सकती है। सर, अगर बात हेल्थ सेक्टर की जाए तो किस तरह से बिहेव कर रहा है हेल्थ सेक्टर, और क्या कुछ उम्मीदें? हेल्थ सेक्टर के अंदर पिछली बार भी उन्होंने काफी सारे, बिकॉज जो हेल्थ सेक्टर में प्रॉब्लम अभी आ रही है, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर की है, हॉस्पिटल की, क्लिनिक के, चाहे छोटे हों बड़े हों। दूसरा जो प्रॉब्लम आ रही है वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की प्रॉब्लम आ रही है। कोरोना काल के बाद काफी सारे खत्म भी हो गए, उन्होंने देखा कितना रिक्वायरमेंट था, तो चाहे नर्सिंग स्टाफ हो, सपोर्ट स्टाफ हो, इवन डॉक्टर्स हैं वो भी। तो इसलिए इन्होंने मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के अंदर जहां जहां हो सके वहां पे सीटें भी बढ़ाई हैं, जहां हो सके मेडिकल काउंसिल को चेंज करके जो है नए प्रावधान लाए हैं ताकि उसके अंदर भी बढ़ोतरी देख सके और ज्यादा से ज्यादा कॉलेजेस खुल सके, चाहे वो सरकारी महकमे के थ्रू हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के थ्रू हो। तो बढ़ोतरी हमें पिछले बजट से ही देखने को मिल रही है इसके अंदर जो हेल्थ केयर सेक्टर में, और आयुष्मान भारत तो है ही जिसके अंदर वो जोड़ रहे हैं हेल्थ केयर के लिए, ताकि गरीब आदमी को कम से कम के साथ, अगर उसके साथ आयुष्मान कार्ड बना हुआ है तो उसको वो फैसिलिटी मिल सके, बिना पैसा दिए वो अपना इलाज करवा सके कुछ हद तक। तो मेरे विचार में वो फैसिलिटी उसको एक्सटेंड किया जाएगा। मनरेगा में थोड़ा बहुत खर्चा कम किए जाने की उम्मीद है, पर बाकी इन सब खर्चों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और जैसे मैंने कहा, सोशल वेलफेयर, जो भी चीज सोशल वेलफेयर एक आम आदमी के हित में होती है वो हमें देखने को मिलेगा, सरकार उसकी तरफ तवज्जो देगी। बिल्कुल। अमन जी, अगर देखा जाए तो बजट से पहले जो इकोनॉमी पर IMF का मूड है वो कहीं ना कहीं बदला हुआ नजर आया है, ऐसा ही कुछ इस बार के बजट में भी देखने को मिलेगा। जी अमन जी, बार बार आपकी बात अधूरी रह जाती है, आपसे जानना चाहेंगे। जो भारत का जो ग्रोथ रेट है वो जो है, अगर हम पिछले 4 साल में देखें कोरोना काल के बावजूद, हाँ, ये सबसे ज्यादा रहा है। और इस चीज को IMF ने, वर्ल्ड बैंक ने, ADB ने, OECD ने, G20 की लोग हों, कंट्रीज की समिट्स हों, उन्होंने भी सराहा है कि किस तरीके से फिस्कल डिसिप्लिन को मैनेज करके जो इससे खर्चा होता है उसको कम से कम करके भारत सरकार ने जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके ग्रोथ ऑफ रेट को बढ़ा के रखा है। बीच में थोड़ी अटकलें आई थी कि IMF ने जो हमारा प्रोजेक्शन था, जो पहले 6.5 और 7% कर रहे थे, उसको कम कर दिया था, पर बीच में अब दोबारा जो 2 दिन पहले खबर आई है उसके अंदर उन्होंने उसको बढ़ाया है, क्योंकि जो भारतवर्ष की जो अर्थव्यवस्था जो पिछले दिसंबर तक जो इकोनॉमिक सर्वे में देखने को मिलनी चाहिए थी वो आया नहीं, तो उसे पता नहीं चलता। ये जो भारत की जो वृद्धि है पिछले 2 क्वार्टर्स की 7.5% के करीब आज ये बता रहा है। तो उसके दौरान जो अब 3rd क्वार्टर की हमें नहीं पता है कि क्या रहा है दिसंबर तक, बट जो उम्मीद की जा रही है कि वो बढ़ती हुई आ रही है। और वो डेटा जो है वर्ल्ड बैंक में, बिकॉज मैं 22 साल पहले काम किया US में, वो डेटा जो है ऑलमोस्ट क्वार्टरली जो है अपडेट ऑटोमेटिकली अलग अलग विभाग करते रहते हैं, ताकि जो IMF और वर्ल्ड बैंक को उनके पास डेटा पहुंचता रहे। तो इसीलिए उनके पास वो डेटा निकल के आया है, तो उसी वजह से उन्होंने उसको बढ़ाया है, क्योंकि सारे क्षेत्रों में भारत जो है आगे सुदृढ़ तरीके से आगे करता जा रहा है। अगर हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी देखें जो हिंदुस्तान में आती है, जो एक सुदृढ़ मानी जाती है, उसमें भी करीबन $7.5 बिलियन हर महीना हमारे हिंदुस्तान में पिछले 1-1.5 साल में आ रहा है। और कोरोना काल में भी वो काफी हद तक आता रहा, 6.5 के करीब, जो बहुत अच्छा था, जो कम नहीं हुआ। इसी वजह से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी स्ट्रॉन्ग रहे हैं,
तो जो भी मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स होते हैं जिसको कोई भी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी देखती है, चाहे वो इन्फ्लेशन हो, ग्रोथ रेट हो, चाहे वो फूड न्यूट्रिशन हो, पॉवर्टी हो, इन सब फैक्टर्स में हम जो है काफी हद तक आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इस चीज को कोई भी एजेंसी, चाहे वो IMF हो या वर्ल्ड बैंक हो, अनदेखा नहीं कर सकती है, क्योंकि ये पब्लिक डेटा से उठाया हुआ डेटा है।